हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग विद योगेश सर वेयर सक्सेस बिगिंस। तो आप सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क के एग्जाम जो है वो चल रहे हैं और 2 दिन 4 शिफ्ट डेली हुई है, मतलब 8 शिफ्ट हमारी हो चुकी हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उन 2 दिन में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो एक पूरा पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेमोरी बेस्ड टाइप, कि आपके पास एक आइडिया लग जाए जिनका भी 27 तारीख को एग्जाम है कि एग्जाम आ कैसा रहा है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी इस बार किस तरीके से रीजनिंग के सेक्शन में देखा जा रहा है। नंबर ऑफ पजल सिटिंग्स और बाकी मिसलिनियस के क्वेश्चंस कितने कितने आ रहे हैं वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और एक और आपके लिए बात बता देता हूँ कि अगली क्लास से, मतलब आज हम मेमोरी बेस्ड पेपर एग्जाम का जो है वो देख रहे हैं यहाँ पर एसबीआई क्लर्क के लिए। और इसके बाद कल से जो हमारी क्लासेस हैं वो आईबीपीएस क्लर्क को लेके चलेंगी। तो डेली बेसिस पे आपकी 10 बजे एक क्लास मिलेगी जिसमें हम एक रीजनिंग का पूरा सेट करेंगे, जिसके अंदर हम समझेंगे कि आईबीपीएस क्लर्क के अंदर हमें रीजनिंग को किस तरीके से अप्रोच करना है। तो हम 10 दिन 10 सेट 10 बजे करेंगे डेली बेसिस पर, ठीक है। और आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि आपको एग्जाम में अप्रोच किस तरीके से रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं एसबीआई क्लर्क के बेसिस पे कि हमारे पास क्या था। तो देखो, पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो तो ये हमारे पास है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। अब इनइक्वालिटी का जो क्वेश्चन है वो देखो, यहाँ पर आपके पास बहुत ही सिंपल आए हुए थे, कोई ऐसी ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। बिल्कुल सिंगल लाइन में एक ही लाइन के जो क्वेश्चन थे वो आए हुए थे। तो आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सिंगल है। तो आप यहाँ पर कंक्लूजन समझो। कंक्लूजन पूछा गया है एस इज लेस देन एल, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि एल इज ग्रेटर देन एस। तो यहाँ पे चेक करो एस कहां पर है और एल कहां पर है। तो एस यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, और हमको क्या ढूंढना है कि एल जो है वो एस से बड़ा है। तो क्या यहाँ पर एस से बड़ा है एल, चेक कर लेते हैं। तो एस से जब हम एल की साइड चलते गए तो सारे फेसिस एल की साइड थे, यस इट इज ग्रेटर देन, ठीक है। P is greater than S, P is greater than S, yes it is greater than S। तो इसका मतलब है पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इनइक्वालिटी हर शिफ्ट पे देखी गई है इनइक्वालिटी, या फिर एक दो क्वेश्चन बिल्कुल प्यार से देखे गए हैं और तीन तीन क्वेश्चन भी आए थे पहले दिन में, राइट। चलिए, ये भी हमारे पास इजी सा क्वेश्चन है। के और आर के बीच में हमें पूछा गया है कि आर इज ग्रेटर देन के, यस इट इज ट्रू। क्योंकि देखो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये साइन है और इक्वल टू का और ये वाला साइन है, तो जिसकी प्रायोरिटी है उसमें बिल्कुल ट्रू होने वाली है। ओ इज ग्रेटर देन क्यू, ओ और क्यू के बीच में अगर आप यहाँ पर बच्चों समझोगे तो देखो यहाँ पर ओ और क्यू के बीच में क्या है, साइन जो है वो उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि सीरीज ब्रेक हो रही है। तो जब सीरीज ब्रेक हो जाए तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर वन जो होगा, मतलब ओनली वन इज ट्रू। सो ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज ट्रू। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे कुछ आए हुए हैं एसबीआई क्लर्क में, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को करोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। इवन मतलब मैं ये भी कहूंगा आपको कि आपके शायद 1 या 2 मिनट बच भी जाए अगर आप सही से क्वेश्चंस को करोगे। तो देखो, ये हमारे पास था डबल स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन है जो मैंने सोचा कि आपके लिए रखना चाहिए, डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी। सो हमें बताया गया, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर, तो हमें एक्स और आर के बीच में कंपैरिजन करना है। तो देखो, दो तरीके मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब एक्स और ये हमारे पास, चलो इसको स्टेटमेंट को लिखते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू एस लेस देन पी। अब यहाँ पे समझो वी पहली और सेकंड वाली में क्या है, वी जो है वो कॉमन है। तो वी से बड़ा है क्यू, क्यू से बड़ा और इक्वल है डब्ल्यू, और डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आर। तो आप ये कर सकते थे। अब एक्स और आर के बीच की कंडीशन देखी जाए तो एक्स और आर के बीच में ये हमारे पास पाथ है, और पाथ अगर देखा जाए तो साइन क्या हो रहे हैं, उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, सीरीज ब्रेक हो रही है। इट मीन की भाई सीधी सी बात है, सीरीज जैसे ही ब्रेक होगी हम बोल देंगे कि सर बात बन नहीं रही है, बिल्कुल गलत है। एस और आर के बीच में अगर हम चेक करें तो एस से हम आर की तरफ जाते हैं, सारे फेसेस आर की साइड ओपन है, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। और एक बार इक्वल है, एक बार ये है, एक बार ये है, तो इसमें जो प्रायोरिटी है सेकंड वाले की होगी, तो बिल्कुल सही होगा सेकंड वाला। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन टू इज ट्रू। तो इस तरीके के इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इजी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो फ्लोर बेस्ड पजल आई हुई है, ठीक है। अब इस फ्लोर बेस्ड पजल को हम कैसे समझेंगे, देखो क्या बोला गया, 8% है ए टू एच लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑन एन 8 फ्लोर बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1। तो हमें बताया गया कि जो लोअर मोस्ट नंबर है वहां पर वो क्या है, यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल 1 है। तो टॉप मोस्ट 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आपकी जो इस तरीके से अरेंजमेंट रहने वाली है। अब देखो उन्होंने बोला है कि टॉप पे हमारा 8 होगा, तो फिर टॉप पर 8 होगा। तो आप इस तरीके से मिनिमम मिनिमम दो कंडीशन बना के चलना। कभी भी आप अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो पजल या सिटिंग का, तो मिनिमम दो कंडीशन आपकी वहां पर होनी चाहिए, अदरवाइज गेम
खराब हो सकता है, क्योंकि कोई कंडीशन कभी भी आपकी मिसमैच कर सकती है। तो यहाँ पे कंडीशन समझते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कि जी लिव्स ऑन एन प्राइम नंबर, ठीक है, ना प्राइम नंबर फ्लोर 2 फ्लोर्स अबव ए। तो भाई 2 फ्लोर्स अबव का मतलब होता है कि बीच में एक आएगा, तो जी जो है वो एक गैप छोड़ के ए से ऐसे बैठा है और 2 फ्लोर्स अबव है। अब देखो यार, सबसे पहली बात यहाँ पर ये जो है जी जो है वो प्राइम पे आएगा, तो ये हमारे लिए एक पॉइंट है जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर जी प्राइम नंबर की बात करें तो 2 पे नहीं रख सकते, क्योंकि एक छोड़ के नीचे ए नहीं बन सकता। तो जी यहाँ पे हो सकता है, जी यहाँ पे हो सकता है और जी यहाँ पे हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन है हमारे पास जहां पे वो प्राइम हो सकता है। एक छोड़ के ए, एक छोड़ के नीचे उसके ए और एक छोड़ के नीचे उसके ए। तो ये कंडीशन हमने बना ली। आगे बोला 4 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ ए एंड ई। तो ए और ई के बीच में 4 है, तो डायरेक्ट बनाओ 1 2 3 4 और यहाँ पर ई, 1 2 3 4 यहाँ पर ई, और 1 2 3 4 नहीं बन सकता, 1 2 3 4 नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है कि लास्ट वाली जो कंडीशन है वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाती है। आगे हमारे पास क्या गिवन है, एज मेनी फ्लोर्स आर अबव देयर अबव ए एज बिलो एच। तो जितने भी ए के ऊपर है उतने ही एच के नीचे है। तो ए सबसे नीचे है तो भाई एच सबसे ऊपर हो जाएगा, राइट। ए के नीचे कितने हैं, 2 है, तो एच के ऊपर 2 हो जाएंगे, तो इसका मतलब एच यहाँ पर आ जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर देन 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन एच एंड डी। मोर देन 3 का मतलब होता है कि 3 से ज्यादा, मतलब 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, बट उन्होंने बोला मोर देन 3 फ्लोर्स, तो इट मींस कि आप यहाँ पे रफली लिख सकते हो। देखो यहाँ पे लिख लिया आपने कि मोर 3 एच और डी के बीच में हमारे पास होने वाले हैं। तो लिखा था हमारे पास कि मोर देन 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन एच एंड डी। तो एच और डी के बीच में मोर देन 3 हो सकते हैं। एफ लिव्स अबव बीस फ्लोर। एफ जो है वो बी के फ्लोर के कहीं ऊपर है, कहीं भी ऊपर हो सकता है, इमीडिएटली भी हो सकता है, 1 फ्लोर छोड़ के, 2 फ्लोर छोड़ के, कहीं पर भी हो सकता है 20 फ्लोर, बट बिलो सी फ्लोर। इसका मतलब सी के नीचे ही होगा। एफ जो होगा वो सी के नीचे होने वाला है, यहाँ पर ये हमें पता चलता है। और आगे लिखा है बी डजंट लिव इमीडिएटली अबव डी। तो जो बी है वो डी के जस्ट ऊपर नहीं रहता है, मतलब कुछ इस तरीके से उन्होंने मना कर दिया कि बी के जस्ट ऊपर डी नहीं होने वाला है। चलो एच और डी के बीच में 3 से ज्यादा का गैप है, चलो ट्राई करते हैं। 1 2 3 4, 4 का गैप तो होगा, इसका मतलब है कि डी यहाँ पर होगा। इस वाले में चेक करें 1 2 3 4, तो डी यहाँ पे होगा, क्योंकि 3 से ज्यादा बोला 4 और 4 से ज्यादा हम इसमें जगह बना नहीं पा रहे, इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने उसको बना लिया। आगे हमारे पास है सी एफ और डी की बात है, ठीक है, बी की बात। तो सी सबसे ऊपर होगा तीनों के अंदर, अगर देखा जाए तो सी एफ और बी। इसमें भी अगर हम बनाए सी एफ और ये बी, तो उन्होंने बोला कि डी के जस्ट ऊपर बी नहीं होगा। तो इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि जस्ट ऊपर बी आ रहा है, इट मींस कि ये वाली बात क्या हो जाएगी हमारी गलत। और इसके बेसिस पे अब जो हमारे पास बना है ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट रहेगा, और इसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होने वाले हैं। तो बच्चों देखो क्वेश्चन बहुत इजी इजी आए हैं, अगर आप चाहो तो एक बार में इसको पजल को बना के रख सकते हैं। अगर आपने कंडीशंस को बिल्कुल सही पढ़ा है या फिर आपकी अप्रोच बिल्कुल सही है, तो आप एक बार पढ़ते और एक बार में ये क्वेश्चंस पूरे सॉल्व किए जा सकते थे, राइट। तो इसके बेसिस पे आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स आप कमेंट करके बताना कि हाँ सर हमने किया और हमें समझ में भी आया। तो बताना भी, और ये भी चीज बताना कि क्या आपका पहले शिफ्ट में हो चुका है किसी शिफ्ट में, तो आप अपने अटेम्प्ट्स भी यहाँ पर बता सकते हो कमेंट करके कि कितने अटेम्प्ट्स हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं 4 5 6 7 8, एक बार खुद ट्राई करना पजल को बना के, एंड देन फिर बताना कि हाँ सर हमारी बनी, और उनके आंसर्स आप अपने कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए 9 to 11 एक क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि है यहाँ पर किस चीज का, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन जो है वो किसी शिफ्ट में एक दो शिफ्ट थी जिसमें नहीं भी देखा गया, ठीक है, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, पॉइंट एफ इज 13 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू। तो क्यू के ईस्ट में कहीं पर एफ है 13 मीटर पर, राइट। अब आगे है पॉइंट आर इज 5 मीटर साउथ ऑफ पी। अब पी तो बनाया ही नहीं, तो इसको क्या करो, देखो कभी भी ऐसे छोड़ना मत, कभी भी क्वेश्चन में कि पॉइंट है नहीं आप छोड़ दे, नहीं ऐसा मत करना। हमारे पास है पॉइंट आर इज 5 मीटर टू द साउथ ऑफ पी। तो पी के साउथ में कहीं पे आर है 5 मीटर पे। आप इसको रफली बना के लिख लो कि पी और आर कुछ भी मिलता है तो वहां पे कनेक्ट कर दो, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी लाइन मैंने छोड़ी है। पॉइंट एस इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ आर। पॉइंट एस यहां पर आ जाएगा 8 मीटर वेस्ट ऑफ आर। पॉइंट जे इज 12 मीटर साउथ ऑफ एस। पॉइंट जे जो होगा वो साउथ में होगा एस के, ठीक है। एम इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ जे। ये वाला जो बनता जा रहा है, ऊपर वाले में क्यों नहीं हो रहा कुछ कनेक्ट, चलो एम यहां पर आ गया। एन इज 11 मीटर साउथ ऑफ क्यू। तो यहां पे हमारे पास मिलती है बात
कि n इज 11 मीटर साउथ ऑफ q। तो q यहाँ पे है हमारे पास, इसके साउथ में हम n बना देते हैं 11 मीटर, राइट। ठीक है। t इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ f, तो यहाँ पे हम बनाते हैं t 6 मीटर t। ठीक है, ये भी हमारा बन गया। आगे क्या बताया गया है, पॉइंट टी इज एफ एंड वेस्ट ऑफ पॉइंट पी। तो किसकी बात चल रही है, पॉइंट टी की बात चल रही है। देखो पॉइंट टी 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ एंड, जब भी एंड आएगा तो इट मींस की फर्स्ट पर्सन की बात चल रही है या फर्स्ट पॉइंट की बात चल रही है। तो टी इज इन 10 मीटर वेस्ट ऑफ पी, तो यहाँ से 10 मीटर वेस्ट में है अगर, तो इसका मतलब है कि पी यहाँ पर हो। अब पी से रिलेटेड हमारे पास है कहानियां कि 5 मीटर नीचे आर है, ठीक है। 8 मीटर मतलब थोड़ा सा पहले रुक जाएगा, 8 मीटर के बाद कौन है हमारे पास, एस है। फिर हमारे पास कितना है, 12 मीटर पे जे है। देखो 12 मीटर का मतलब है कि एन और जो जे है वो बिल्कुल सिमिलर लाइन पे होने वाले हैं, और 2 मीटर है इट मीन्स की टी एफ और ये जो पर्सन है पॉइंट है एम, ये एक ही लाइन। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस पॉइंट पे कितना बना हुआ है। तो चलिए ये हमारा जो रहेगा वो फाइनल रहेगा, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन है जैसे इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट टी विद रिस्पेक्ट टू एम। तो एम के रिस्पेक्ट में अगर टी को हम देखें तो ऊपर की साइड है, इट मीन्स की नॉर्थ, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ, ऑप्शन नंबर ई। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब आपको पाथ देखना है कि बिल्कुल डायरेक्ट कैसे पहुंच सकते हैं। तो आर और एम के बीच में आप ये वाला डिस्टेंस जो होगा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन अगर आर और एम के बीच में खींची जाए तो आपको वो निकालना है, राइट। तो यहां से यहां तक आपको पता है कि कितना था, ये 12, ये 12 था, और ये कितना है हमारे पास 8 और 2 10। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर दोगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और अपना आंसर बता दोगे। तो मतलब √244 आना चाहिए, क्योंकि 12 एक हुआ आया तो 12 का मतलब 144, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार कि 12 का स्क्वायर आया था और 10 का स्क्वायर आया अपने पास, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 100, तो √244 करके कोई आंसर हमारा आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर डी, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, अब एक और सिचुएशनल क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन के अंदर ही सिचुएशन दे दी कि इफ जी इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एम, इफ जी इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एम। तो यहां पर एक बार बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इफ जी इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एम, तो जी थोड़ा सा ऊपर ही होगा, ठीक है, मान लेते हैं। इफ जी इज 4 मीटर टू द नॉर्थ, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जी एंड क्यू। तो जी और क्यू के बीच में जितना भी होगा डिस्टेंस वो सबको हम सम कर देंगे। तो आपको सम कर देना, जैसे यहाँ पे 13 6 19 29 29 और 5 34 42, और ये कितना था एफ और जे वाला अपना 12, तो 54 और 56 60 कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब सबको सम कर देना है। सो ऑप्शन नंबर डी 60 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस तरीके से जा सकते हो, ठीक है। ऐसे इजी इजी से क्वेश्चन थे। देखो ये तो बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है, तो इसको आप अपने आप भी कर सकते हो, क्योंकि जो बोला गया है सिर्फ वो करना है, इसमें कुछ एज सच कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है। तो हम पजल एंड सिटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये है हमारे पास, क्या है, पजल ही है, डेट बेस्ड पजल है, डेट एंड मंथ बेस्ड है, ठीक है। तो हमारे पास कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 4 महीने हैं और 2 डेट्स हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहला काम कि आपको यहाँ पे बनाना है कि 7 और, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर 7 20 7 20 7 20 7 20। देखो ये तरीका है इस वाली पजल को करने का, जिससे कि आपको ये बहुत इजी लगेगी, ठीक है। अब इसके साथ ही आप मंथ्स लिख सकते हो, जैसे कौन से महीने हैं हमारे पास, जनवरी, तो ये दोनों जनवरी के हो गए, ठीक है। ये दोनों मार्च के हो गए, और आगे हमारे पास जुलाई, तो ये दोनों जुलाई के हो गए, और ये दोनों हो गए हमारे पास सितंबर के। अब आपको क्या करना है, इसके बीच में ऐसे थोड़ा सा खींच लेना लाइन है, जिससे कि आपको इजी रहे, कुछ कंफ्यूजन ना हो कि किसका पर्सन, कहीं पता चले ऊपर नीचे हो जाए सारे पर्सन, तो उसमें गड़बड़ हो सकती है आपकी। तो इस तरीके से लाइनिंग अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करना चाहते हो तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपका गड़बड़ ना हो, ऊपर चीजें ना जाए। चलो, कुछ क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि डी वॉज बोर्न इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। इवन नंबर ऑफ डेज का मतलब है कि सितंबर। देखो जनवरी में 31 होंगे, मार्च में भी 31 होंगे, जुलाई में भी 31 होंगे, राइट। तो सितंबर में ऐसा है जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज होंगे, तो इसका मतलब है कि डी या तो 7th ऑफ सितंबर या फिर डी 20th ऑफ सितंबर को हो सकता है, ठीक है, इन इवन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता है इवन डेट तो 20 20 20 किसी भी महीने की 20 हो सकती थी।
टू पर्सन वर बॉर्न बिटवीन डी एंड एफ, तो डी और एफ के बीच में दो लोग हैं, एक दो, यहाँ पर आपका एफ आ जाएगा, एक दो, यहाँ पर आपका एफ आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपने बना दिया, जो लिखा है बस वही करना। सी वॉज बॉर्न इन जुलाई इमीडिएटली बिफोर एच, तो सी जो है वो जुलाई में हो रहा है, तो इस वाली कंडीशन में तो हम बना सकते हैं इमीडिएटली बिफोर एच, बट इसमें नहीं बना सकते, नहीं इसमें भी बना सकते हैं, नहीं इसमें नहीं, हाँ इसमें बनाया जा सकता है सी और एच, क्योंकि अगर मैं सी को 20 जुलाई पे रखता हूँ तो एच को डी पे, मतलब डी जहां पे है वहां पे नहीं आ सकता, तो ये वाली बात बन गई, मतलब जो लिखा है वो हमने डायरेक्टली बना दिया, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ए वॉज बॉर्न ऑन एन इवन डेट इमीडिएटली बिफोर जी, तो जी से जस्ट पहले है और इवन डेट पे, तो देखो इस वाली कंडीशन में एक ही जगह बचती है ये वाली कि आप जनवरी में बनाओ ए को, और जी जो होगा वो 7 मार्च को आपका हो जाए, ठीक है। और इस वाले में अगर आप देखो तो इस वाले में भी आपके पास यही कंडीशन बचती है कि ए और जी, क्योंकि ए यहाँ पे अगर आ भी जाए 20 मार्च को तो जी उसके जस्ट नीचे नहीं बन सकता, जो कि बताया गया है कि ए वॉज बॉर्न ऑन एन इवन डेट इमीडिएटली बिफोर जी, तो जी के जस्ट पहले वो है, बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं बना सकते, ठीक है। आगे है हमारे पास ए एंड जी वर नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ, तो ए और जी सेम मंथ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ई वॉज बॉर्न आफ्टर बी, ई जो है वो बी के बाद है, तो बी के बाद है ई, यही जगह बचती है, बी के बाद है ई, यही जगह बचती है, बट नॉट इन सितंबर, तो ई जो है वो सितंबर में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब पहली कंडीशन गलत, दूसरी वाली कंडीशन हमारी बिल्कुल सही। तो इसका मतलब देखो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल, कि आप एक बार पढ़ो और एक बार में आपके क्वेश्चन जो है वो बन जाए, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसको भी एक बार आप ट्राई करो, या फिर मैं तो ये कहूंगा कि आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन देखो और खुद बनाओ, ठीक है। और कितना टाइम लग रहा है और इनके आंसर्स एक बार जरूर कमेंट करके बताना कि क्या क्या इनके आंसर्स आपके आ रहे हैं। एक ये छोटा सा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपका, चलो देख लेते हैं, अगर कभी देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करते हैं वो ध्यान रखना। आपको सबसे पहले क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, जैसे ब्लॉक्स लिखा है तो ब्लॉक्स की डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख लो आप, 15, 3, 11, 19, ठीक है। इस कोडेड एज ए की वैल्यू 1, एम 13, एन 14, डी 4, जे 10 और टी 20। तो आपको यहाँ से लॉजिक मिल जाएगा, मैं आपको यहाँ पे लॉजिक बता रहा हूँ, आप कमेंट करके आंसर बताना कि सर हमारा आंसर ये आया है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो -1 +1 -1 +1 -1 +1, तो हमारे पास जो लॉजिक है वो लेफ्ट टू राइट हमेशा लगेगा। तो आप यहाँ पे कमेंट करके बताना कि हाउ विल द वर्ड यूजफुल बी कोडेड, तो क्या आंसर होना चाहिए एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे चलते हैं 23 से 25 के जो क्वेश्चन है हमारे सिलॉक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो 23वां क्वेश्चन हमारे पास सिलॉक्स का है, और जो बैंकिंग के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ओनली अ फ्यू के, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास ओनली अ फ्यू के ही मिलने वाले हैं अगर आप सिलॉक्स बैंकिंग लेवल पे आप कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट है हमारे पास ओनली अ फ्यू एप्पल आर स्वीट, तो यहाँ पे हम वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को करेंगे। ओनली अ फ्यू एप्पल आर स्वीट, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कि सम एप्पल आर स्वीट प्लस सम एप्पल आर नॉट स्वीट, तो ये यहाँ से हम ये भी बोलेंगे कि एप्पल का कुछ हिस्सा ऐसा है जो स्वीट कभी भी नहीं होगा। सम स्वीट इज शुगर, तो यहाँ पर 2 एस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम शुगर लिख लेते हैं। ऑल शुगर्स आर चेरीज, तो यहाँ पर आप सिंपल बना सकते हो। तो देखो अगर इनिशियल सेम आ जाए तो उस एक को पूरा आप लिख सकते हो, और लिख सकते हो कि आपको लिखना चाहिए क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। कंक्लूजन है हमारे पास सम शुगर बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, तो शुगर का कुछ पार्ट एप्पल हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? यस इट इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि शुगर और एप्पल के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इट मींस की सारी पॉसिबिलिटीज दोनों के बीच में बन सकती है, दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इट मींस की वो हो सकती है पॉसिबिलिटी। सम स्वीट आर नॉट चेरीज, तो कुछ स्वीट का हिस्सा चेरी नहीं है, तो देखो काफी बच्चे आपने से बोलेंगे कि हाँ सर ये वाला जो हिस्सा है इसका चेरी से कुछ पता नहीं है तो ये पार्ट नहीं होगा, बट बच्चों ऐसा नहीं है। ये बात एक डेफिनेट बात है कि वो कह रहा है कि हाँ हमें पता है कि जो भी है ऐसे स्वीट का कुछ हिस्सा चेरी नहीं, तो ये डेफिनेट नहीं पता है हमें यहाँ पर, राइट। तो डेफिनेट अगर नहीं पता है तो इट मींस कि हम चीजों को क्या बोल देंगे, गलत। तो इसमें क्या होगा, पहला सही दूसरा गलत, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 फॉलोस। कुछ इस तरीके से आपको सिलॉक्स को वहां पर टैकल करना है, और अप्रोच आपकी कुछ इस तरीके से रहनी चाहिए कि आप वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओनली अ फ्यू, हर क्वेश्चन में आपको ओनली अ फ्यू दिख जाएगा क्योंकि बैंक का बहुत फेवरेट पॉइंट है ओनली अ फ्यू। तो यहाँ पे है ओनली अ फ्यू ब्रिलियंट आर स्मार्ट, तो इट मींस कि सम ब्रिलियंट आर स्मार्ट प्लस सम ब्रिलियंट आर नॉट स्मार्ट।
ऑल इंटेलिजेंट आर शार्प। तो अभी देखो स्मार्ट था, अभी शार्प आया, तो इसको स्मार्ट पूरा कर लेते हैं। ऑल इंटेलिजेंट आर शार्प यहाँ नहीं बना सकते, सम स्मार्ट इज नॉट इंटेलिजेंट। तो स्मार्ट का कुछ ऐसा पार्ट है जो इंटेलिजेंट नहीं होगा, और ऑल इंटेलिजेंट आर शार्प हमें बताया। तो ये कुछ हमारा वेन डायग्राम बनेगा। कंक्लूजन है, देखो आंसर बताने से पहले आप एक बार खुद ट्राई करना कि आपका आंसर क्या आ रहा है, और फिर बाद में चेक करना कि आपका सही आया या नहीं आया, और फिर कमेंट करके भी बताना कि हाँ सर मुझे ये पॉइंट समझ में आ गया, अगर आपको पॉइंट समझ में आता है। तो सम ब्रिलियंट आर नॉट स्मार्ट ये कहा गया है, तो यस इट इज ट्रू, क्योंकि हमें बताया गया कि ओनली अ फ्यू ब्रिलियंट आर स्मार्ट, इट मींस कि सम ब्रिलियंट आर नॉट स्मार्ट। तो ये बात हमें यहाँ से पता चलती है, तो इट इज ट्रू। नो स्मार्ट इज इंटेलिजेंट, तो कोई वो कह रहे हैं कि कोई भी स्मार्ट जो है वो इंटेलिजेंट नहीं। हमें पता है कि स्मार्ट का कुछ पोर्शन ऐसा है जो इंटेलिजेंट नहीं होगा, लेकिन सारा का सारा स्मार्ट जो है वो इंटेलिजेंट नहीं होगा, ऐसा हमें नहीं पता। तो इसमें भी आंसर क्या आ गया हमारा, ओनली वन फॉलोज। ओनली वन फॉलोज जो होगा वो हमारा यहाँ पर आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25, और आप कह सकते हो कि सिलॉक्स का थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है कि ओनली अ फ्यू मेलन आर सीड्स। तो सम मेलन्स आर सीड्स प्लस सम मेलन्स आर नॉट सीड्स। ऑल सीड्स आर प्लांट्स, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ऑल प्लांट्स आर पेटल्स, तो पेटल्स को पूरा लिख देते हैं पेटल्स, ठीक है, क्योंकि इनिशियल सेम हो गए तो इसलिए हम चेंज कर देते हैं। सो कंक्लूजन है हमारे पास ऑल सीड्स आर पेटल, यस इट इज ट्रू, क्योंकि अगर आप देखो तो सीड पूरा का पूरा किसके अंदर है, प्लांट के अंदर है, और प्लांट पूरा का पूरा पेटल के अंदर है। इट मींस कि सीड पूरा का पूरा पेटल के अंदर होगा, तो ऑल सीड्स आर इन पेटल, तो इट इज ट्रू। सम प्लांट्स आर मेलन, यस इट इज ट्रू, क्योंकि देखो अगर मैं ये बात करूं कि कहाँ है, यस प्लांट्स जो है इस तरीके से बन रहे होंगे, तो इट मींस कि मेलन के पार्ट के पास वो पहुंचे होंगे। तो मेलन और प्लांट का जो पार्ट है वो कुछ ना कुछ कहीं ना कॉमन होगा, तो इसमें दोनों सही। तो हमारा जो आंसर होता वो हो जाता है यहाँ पर बोथ 1 and 2 follows, both 1 and 2 follows, राइट। चलिए आगे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है 8% ठीक है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, 4% बॉट गिफ्ट्स आफ्टर जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अरेंजमेंट कुछ करना है, 8% है। अब यहाँ पे आप फिक्स नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे काउंटिंग्स फिक्स करनी पड़ेंगी 1 to 8, ठीक है। और क्लास के बाद बताना कि क्या हमें और जरूरत है ऐसे क्वेश्चंस की, तो और भी हम क्लासेस करते रहेंगे। बाकी आईबीपीएस क्लर्क के लिए हम 10 सेट्स डेली बेसिस पे करने वाले हैं, मतलब 10 सेट से मेरा मतलब है कि डेली हम एक मॉक करेंगे यहाँ पर रीजनिंग का। तो यहाँ पे हमें बोला कि 8 है, तो 8 करते हैं, 3 4 5 6 7 और ये 8 8 ही है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो चीजें बनानी पड़ेंगी, देखो तो आपके पास यहाँ पर दो कॉलम बनेंगे, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक तो हमारे पास बॉक्स होगा, नहीं सॉरी पर्सन है, पर्सन मान लो, चलो कोई नहीं, बॉक्स का कोई दिक्कत नहीं, पर्सन होगा और हमारे पास गिफ्ट है, ठीक है, नहीं गिफ्ट है नहीं, पर्सन ही है बस, ठीक है, गिफ्ट तो है ही नहीं, तो पर्सन ही पर्सन है बस, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी सिंगल वेरिएबल पे काम चल रहा है, तो इजी रहेगा ये भी हमारे लिए। तो इसके लिए भी हम कॉलम्स बना लेते हैं, अच्छे से रोज बना लेते हैं, और फिर उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, बट इसने कहा नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, इसका मतलब सिंपल ये कि ए टू एच आप इस तरीके से नहीं रख सकते। 4% बॉट गिफ्ट आफ्टर जी, तो जी के बाद 4 लोगों ने खरीदा, इट मींस कि 1 2 3 4 यही वो होंगे वो 4 लोग जिन्होंने जी के बाद खरीदा होगा। तो जी और जी दो कंडीशन हम मिनिमम लेके चलेंगे। 2% बॉट बिटवीन जी एंड सी, तो 1 2 भाई इसके बाद भी खरीद सकता है सी, 1 2 इससे पहले भी खरीद सकता है भाई, ये थोड़ी कहा है कि बिफोर और आफ्टर, इसने कहा जी और सी के बीच में दो लोग गिफ्ट खरीदते हैं, तो सी उससे पहले भी खरीद सकता है और उसके बाद भी खरीद सकता है। आगे है हमारे पास ए बॉट गिफ्ट इमीडिएटली आफ्टर सी, तो सी के जस्ट बाद, मतलब इस वाली में सेकंड में और इस वाले में 8 में, तो सी के जस्ट बाद जो जगह है वहां पर ए ने खरीदा है, ठीक है। 5% बॉट गिफ्ट बिटवीन ए एंड ई, तो 1 2 3 4 5, तो सेकंड पे ई, 1 2 3 4 5, तो ए और ई के बीच में हमारे पास 5 लोग हैं जिन्होंने गिफ्ट खरीदे हैं। बोला एफ बॉट गिफ्ट 3% बिफोर एच, 3% बिफोर का मतलब है कि यहाँ पर एच से पहले दो लोग होंगे एंड देन एफ वहां पर होने वाला है, तो एफ वॉट गिव 3% बिफोर एच, तो पहले खरीदा, तो इट मीन्स के बीच में दो होंगे। 3% बिफोर, अगर बोलता 3% बिटवीन में तो आप 3 बनाते, बट अगर आफ्टर या बिफोर वो बोल रहा है 3% या 4%, तो उसका मतलब है कि वो फोर्थ पोजीशन पर वहां से होने वाला है, ठीक है। चलिए
एटलीस्ट 1% गॉट गिफ्ट बिटवीन डी एंड एच, तो डी और एच के बीच में मिनिमम मिनिमम एक तो है, मिनिमम 1 बिटवीन डी एंड एच। अब देखो यहाँ पर मिनिमम लिखा है, इट मीन्स कि 2 भी हो सकते हैं, 0 नहीं हो सकते, मतलब एच और डी जो है वो एक दूसरे से एडजेसेंट नहीं हो सकते, बट इसका मतलब ये है कि एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं वो आपको नहीं पता। तो आप एफ और एच को बनाने की कोशिश कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं एच को पुट करता हूँ तो 1 2 एफ बन सकते हैं, राइट, बिल्कुल बन सकते हैं। अगर हम एच को यहाँ पे बनाने की कोशिश करें तो 1 2 एफ नहीं बन सकता, तो और सबसे टॉप पे आप रख नहीं सकते, एफ के लिए जगह नहीं होगी। तो अगर मैं एच को यहाँ बनाता हूँ तो 1 2 एफ यहाँ पर बन सकता है। अगर एच यहाँ पे हमने बनाया, जैसे अगर हम फिफ्थ पे एच को बनाते हैं तो 1 2 एफ जो है वो ई की पोजीशन पे आना था, बट वहां पे पहले से ई है, इट मीन्स कि वहां पे हम नहीं बना सकते। और सबसे टॉप पे अगर आप एच को रखोगे तो एफ के लिए कोई जगह बचती नहीं। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, अगर हम एच को सेवंथ पे रखते हैं मान लेते हैं तो 1 2 एफ यहाँ नहीं आ सकता। अगर हम एच को यहाँ रखते हैं तो 1 2 एफ यहाँ आ सकता है, और यही एक कंडीशन है जहां पे एच और एफ फिक्स बैठ रहे हैं। ठीक है, अब इसने कहा कि एच और डी के बीच में अभी कुछ बचा नहीं, ठीक है, एच और डी के बीच में मिनिमम मिनिमम एक तो पर्सन होना ही चाहिए, मिनिमम एक पर्सन होना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो डजेंट मैटर। अब यहाँ सेकंड वाली कंडीशन में आप देखो, अगर सी ए एफ जी एच, ठीक है, अब डी के लिए या तो ये जगह बचती है या फिर ये वाली जगह बचती है डी के लिए। अब एच और डी बिल्कुल इमीडिएट नेबर्स होने वाले हैं हर हाल में, चाहे डी को ऊपर रखो चाहे डी को नीचे रखो, तो इट मीन्स की ये गलत हो जाएगी क्योंकि एच और डी के बीच में एक पर्सन नहीं आ रहा। इस वाले में अगर डी को फिफ्थ पे रखते हो तो इमीडिएट नेबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि जो डी होगा वो टॉप पे जाएगा, और जो पर्सन हमारा बच जाता है, कौन बच गया चेक करते हैं, ए बी बच गया, तो फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास बी आ जाएगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच ये हमारे पास अरेंजमेंट बन गया, और ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट होगा, और इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे हम वो ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आप कमेंट करके बताना कि आंसर्स क्या हुए, कैसे हुए। ठीक है, मैं बस आपको यहाँ पे अप्रोच बता रहा हूँ कि आप ये मान लो कि आपको क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है एक तरीके से कि हाँ ये क्वेश्चंस आपके पास आए थे और ये आपको इस तरीके से अप्रोच करने थे। तो एज सच देखो सिटिंग या पजल कोई भी टफ नहीं आई हुई थी कि आपको पढ़ना पड़े ज्यादा और आपको सोचना पड़े, तो जो बोला गया डायरेक्टली वो बन रहा था। इफ इन द गिवन वर्ड इम्पैक्टफुल ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। तो देखो सिंपल सी एक बात है, वो कह रहे हैं कि इम्पैक्टफुल करके कोई वर्ड है और इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इट मीन्स कि जो सबसे पहले लेटर आता है वो रखेंगे। तो जैसे ए आएगा सबसे पहले, फिर सी आएगा, ठीक है। और आपको इसको इजी करने का एक तरीका बताऊं तो आप ये इनके ना प्लेस वैल्यूज लिख सकते हो, बहुत इजी पड़ेगा आपको कि आपने प्लेस वैल्यूज लिखी होगी, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर किससे पहले या बाद में आता है, क्योंकि अगर कंफ्यूजन हो सकती है वहां पे। देखो ए और सी हो गया तो 1 2 3 हो चुका है, 6 आएगा। एफ एफ भी हो गया, अब इसके बाद आई है हमारे पास सबसे बड़ा नंबर, तो आई आ गया, आई के बाद एल है, राइट, एल आ गया। उसके बाद अपने पास क्या है, एम है, पी है, एंड देन यू है, एंड देन नहीं पहले टी आएगा और फिर यू आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट रहेगा। तो वो कह रहा है कि हाउ मेनी लेटर्स रिमेन अनचेंज। ठीक है, ठीक है, तो आई की जगह पे ए आ गया, एम की जगह पे सी आ गया, ये ऐसे हो गया, ये 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 कोई भी लेटर उस पोजीशन पे नहीं है जो होना चाहिए था। तो इन्होंने कहा है कुछ हमें कि इफ द पोजीशन ऑफ नो लेटर रिमेन्स अनचेंज मार्क द आंसर एक्स, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्वेश्चंस भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और अप्रोच की बात है, देखो लेटर्स लिखोगे हो सकता है आपको एबीसीडी बोलनी पड़ेगी, एबीसीडी ई एफ जी एच कौन सा लेटर आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, बट आप अगर नंबर्स लिख लोगे डायरेक्ट ही वहां से तो आप कर सकते हो कि हाँ भाई सेम नंबर्स बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, इफ इन द वर्ड पावरफुल इफ वी यूज द थर्ड, चलो एक कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है इसमें। मैं सजेस्ट यही करूंगा कि इसको पहले मोमेंट पे छोड़ दो अगर वो कैब के बारे में हमें नहीं पता है। थर्ड लेटर मतलब डब्ल्यू, मुझे भी नहीं पता बट ट्राई करते हैं। ई, सिक्स्थ लेटर अपना है कौन सा है, 3 4 5 6 एफ, एंड एट 6 मतलब, तो ये हमारे पास कोई 4 लेटर आए हैं और इससे कोई हमें एक 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो ठीक है, एक वर्ड तो देखो मुझे मिल रहा है फ्लू, बाकी मुझे नहीं पता कि इसमें दूसरा वर्ड है या नहीं, अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग बताना। अदरवाइज फ्लू से जो भी आंसर उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है उन्होंने, इफ मोर देन सच वर्ड नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ई आंसर, या तो ई आंसर आएगा
और अगर देखो मेरी वोकैब थोड़ी सी स्लो है, तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप यहाँ पर बताना कि क्या इससे कोई और मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है क्या, क्योंकि मेरा तो फ्लू ही बना। आप लोगों का अगर कुछ और बन रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताना यहाँ पर। चलिए, ये है हमारे पास सिटिंग सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है करने के लिए कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, हमें पता ही नहीं है कि कितने लोग हैं। तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया बात यह है कि हम कहीं से भी शुरू करें, कुछ भी कर सकते हैं, और सारे के सारे फेस नॉर्थ की साइड है, और इजी बन जाएगा हमारे लिए ये करने के लिए, ठीक है। चलो, तो हमारे पास क्वेश्चन है मतलब एन सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ पी। तो देखो आप क्या कर सकते हो कि पी को कहीं पे भी आप एडजस्ट कर दो, कहीं से भी, पी के राइट में है ना एन, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे यहाँ पर एन है, तो दो कंडीशन लेके चलना है एकदम सेम। हाँ, अगर देखो यहाँ पे ये बोला जाता है कि देर आर 4 पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एन, तो एक बार पी को इधर रखते हैं और एक बार पी को इधर रखते हैं, और एन की पोजीशन उसके हिसाब से चेंज हो जाती है। आगे बोला 2 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड जी, तो एन और जी के बीच में 2 पर्सन। अब देखो यहाँ पे 1 2 जी यहाँ पे हो सकता है। अब ऊपर वाली कंडीशन में हमने जी बना दिया, बट यहाँ पे देखो 1 2 और यहाँ पर जी हो जाएगा, राइट। देखो अब इसमें मैंने क्या किया, जहां पे हमने सारे पर्सन बनाए वो मैंने ऊपर भी बनाया नीचे भी बनाया, लेकिन देखो इस वाली कंडीशन में मैंने इस लाइन को जो 2 पर्सन और तीसरा जी बनाया, उस कंडीशन में मैंने लाइन को ऊपर तक नहीं खींचा, क्योंकि वो उस कंडीशन के लिए वो सिर्फ उतना है, ऊपर की साइड वो नंबर ऑफ पर्सन काउंट नहीं होंगे, इसलिए वो यहाँ पर नहीं बनाया गया, ठीक है। चलो, P sits at extreme left end of the row, it means कि ये एंड है, ये बना लेना जब भी आपको एंड के बारे में पता चल जाए कि यहाँ पे एंड है, दैट्स इट, ठीक है। एंड यहाँ पे हो गया, इसके इधर कुछ नहीं जाना चाहिए, अगर जा रहा है इट मीन क्वेश्चन ये वाली जो कंडीशन है मेरी वो गलत होने वाली है। आगे है हमारे पास G sits third to the left of K। अब G sits third to the left of K है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ आ ही नहीं सकता, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहीं पे आएगा, देखो के लेफ्ट में है ना थर्ड पे, तो 1 2 के यहाँ पे बन ही नहीं सकता, तो इट मीन ये वाली क्या है कंडीशन हमारी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते, के हु सिट सेकंड फ्रॉम एन एक्सट्रीम एंड, तो के सेकंड है, इट मीन कि ये वाला जो पर्सन होगा या ये वाली जो सीट होगी ये एक्सट्रीम एंड पे होगी, राइट एंड पे। चलो, एंड ऑफ द रो 1 पर्सन सिट बिटवीन के एंड क्यू, तो के और क्यू के बीच में अगर 1 पर्सन है तो क्यू यहीं पे आ सकता है, क्योंकि इसके इधर अगर जाओगे तो लाइन खत्म हो चुकी है। आगे है एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन एन एंड क्यू, एन और क्यू के बीच में जितने हैं उतने ही पी और आर के बीच में भी है, तो एन और क्यू के बीच में कितने हैं, 1 2 3, 3 है, तो पी और आर के बीच में भी 3 होंगे, 1 2 3, तो आर जो होगा वो एन के बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट में बन जाएगा, तो ये हमारी जो होगी कंडीशन बनेगी और ये फाइनल कंडीशन रहेगी, इसके अकॉर्डिंग हम आंसर्स को करने वाले हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसा एग्जाम आया है, देखो इजी ही है, ऐसा कोई रीजनिंग का टॉपिक जो है कोई भी ऐसा नहीं था जो बहुत टफ पूछा गया हो या बहुत अच्छे लेवल का पूछा गया हो, राइट। तो क्लर्क का लेवल था, बिल्कुल सही था, ऐसा ही लेवल आपके पास क्लर्क में आता है। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, तो आप इनके आंसर्स कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्लास आपको कैसी लगी। बाकी मैंने आपको शुरू में एक बार बताया, मैं एक बार और बता देता हूँ कि अगले दिन मतलब कल से हमारी जो है यहाँ पर क्लासेस शुरू होगी आईबीपीएस क्लर्क को लेके। आईबीपीएस क्लर्क बोल सकते हो, एलआईसी डबल का भी एग्जाम है, तो 10 सेट करेंगे हम रीजनिंग के, 35-35 क्वेश्चन डेली बेसिस पे किया करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को वहां पर ट्राई करें, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताना, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है, वीडियो में मिलते हैं अगली। तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।